अगेन सो हम लोग अपना जो अपर मुस्तांग का ट्रिप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ इस बाइक के बारे में। परफेक्ट फीडबैक रहेगा क्योंकि आप जस्ट समझ सकते हो कि कितने सारे ऑफ रोड्स हम लोग कर चुके हैं एंड उसकी सीरीज़ भी आप लोग शायद देख लिए होंगे अभी तक। अगर नहीं देखे हैं तो ये आई डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक आ जाएगा। अपर मुस्तांग की जो राइड है वो सबसे ज़्यादा टफ राइड होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड है। सो उसकी राइड आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइक। सो मैंने जो है कुछ पॉइंट्स बना दिया है एंड उसके हिसाब से बात करूँगा। सो पहले आई टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस बाइक बिकॉज आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स बिफोर दे एक्चुअली प्लान टू बाय दिस बाइक। तो कोई भी खरीदने से पहले उसको नेगेटिव पॉइंट्स पहले जानना है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि इसकी जो फ्रंट ब्रेक है, जो ABS है, ये थोड़ा सा ना पिक्युलरली मतलब बिहेव करता है। क्या होता है ना, जब भी आप कोई डाउन हिल पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, थोड़ा सा ब्रेक लगा तो अगर ABS किक इन होता है उसके बाद ये जो लीवर है बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसा है कि जब आप फ्रंट ब्रेक ऐसा लगाते हो, ये क्या होता है ना, हार्ड हो जाता है द मोमेंट ABS किक होता है। उसके बाद ये ब्रेक जो है अनयूज्ड मतलब यूजेबल नहीं रहता है। सो दैट्स वन नेगेटिव दैट आई फेस। लेकिन रियर ब्रेक ठीक ठाक काम करता है। इनफैक्ट रियर ब्रेक मुझे बेटर लगा। देखो इसकी बाइट थोड़ा सा कम है, जो कि आपको ऑफ रोड में वैसे ही चाहिए। अगर बाइट बहुत सडन रहेगा तो स्किड होगा मतलब व्हील, तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि उसकी रिस्पॉन्स के हिसाब से ऑफ रोड के लिए बहुत सही ब्रेक्स है। सो वो हो गया आपका फर्स्ट नेगेटिव जो है कि रियर ब्रेक फ्रंट ब्रेक का मैंने बता दिया। सेकेंड जो इसकी नेगेटिव मुझे लगा, तो बेसिकली इस राइड पे हमारा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक 400 किलोमीटर की हाईवे राइड भी किया एंड इनफैक्ट वो 400 किलोमीटर में जो है मेरे पूरा वाट लग गया सीट की वजह से। तो सीट की क्वालिटी बहुत ही बुरा है, इसमें कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब जाने के बाद बैंगलोर में देखेंगे क्या करेंगे। लेकिन वही सीट जब हम लोग ऑफ रोड पे आ गए तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऑफ रोड में मैक्सिमम टाइम जो है मैं खड़ा होकर चला रहा था, तो उसकी वजह से सीट की उतना कुछ प्रॉब्लम मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हाईवे पे सो वो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है, इसकी हेडलाइट ना एकदम बेकार है, मतलब एकदम बेकार आप बोल सकते हो, कोई भी काम की नहीं है। तो हेडलाइट का कुछ करना पड़ेगा। सो वो है, रात में बिल्कुल दिखता नहीं है यार, बहुत डेंजरस है रात को इसमें राइड करना। फोर्थ बात यह है कि अगर आप लोग इसकी क्रूजिंग स्पीड मुझे पूछ रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आप एक्चुअली इस पर 90 कर सकते हो। 90 से ज़्यादा अगर आप करते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो इसमें वाइब्रेशंस बहुत शुरू हो जाता है, जो कि पहले मैं इतना ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन लॉन्ग रोड पे मैंने देखा कि मुझे हाथ नम हो रहा है, पैरों पे भी लग रहा है, फील हो रहा है वाइब्रेशंस, तो वो है। एंड सेकंड इसमें क्या इशू होता है कि माइलेज जो है बहुत ड्रॉप हो जाता है। इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट लाइक 32 मुझे आ गया। मतलब हाईवे पे मैं आई वॉज डूइंग लाइक 9500 ही कर रहा था, 100 से ऊपर तो कभी गया नहीं। लेकिन उसमें ही मेरा जो माइलेज है 32 को ड्रॉप हो गया। मतलब इमेजिन, जनरली ये 40 की माइलेज देता है एंड आप बिलीव में करोगे ये जो ऑफ रोड्स में भी मुझे करीब 38 to 40 माइलेज दिया है। ये जितना भी ऑफ रोड हम लोग किए हैं उसमें 40 की माइलेज दिया, विच इज़ अ वेरी गुड माइलेज। मतलब मुझे एक टैंक फिल में कहीं भी टॉपअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो वो बात है। सो ये हो गया आपकी जो एवरेज क्रूजिंग स्पीड। ये एक चीज़ है कि अगर देखो, ये एक नेगेटिव नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग 90 पे कंफर्टेबल हो देन मेक सेंस, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सिंस आई एम यूज टू लिटिल मोर बिगर बाइक्स, तो उसीलिए मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू कीप अप विद अदर्स। मतलब जैसे ड्यूक 250 था तो उसकी 10-20 किलोमीटर जो है इससे थोड़ा फास्ट है, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रहा था। बट आपकी अगर रिक्वायरमेंट 90 में ठीक है देन यू विल एब्सोल्युटली लव दिस बाइक, बहुत सही है। उसके बाद अगर एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ तो वो लुक्स की है। ये बाइक की लुक्स हर एंगल से मुझे अच्छा लगता है। सामने से बिल्कुल ऑफ रोडर जैसा दिखता है, बहुत अच्छा है। टायर्स भी अच्छा दिखता है, एग्जॉस्ट सब कुछ ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है ना, ये कम्यूटरिस्ट दिखता है। ये तब तक मुझे पता नहीं था जब तक मैंने एक दोस्त को दिया चलाने के लिए, उसके बाइक में चलाया था, तब मैंने देखा कि यार लगेज के बाद जो है ये दिखता है पूरा कम्यूटर जैसा। मतलब इसकी डिज़ाइन जो है ना, ये मडगार्ड स्पेशली कुछ और करना था, मे बी इसको थोड़ा सा और स्लीक करना था। तो ये डिज़ाइन के मामले में पीछे से ना बहुत बेसिक सा बाइक जैसा दिखता है, मतलब कोई नोटिस ही नहीं करेगा। सामने से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ये एक लुक्स का नेगेटिव है। सो वो है बात। अगेन लुक्स इज सब्जेक्टिव, सो जो भी हो। अब पावर की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव जो आपको खास करके हायर ऑल्टीट्यूड पे और ऐसे ऑफ रोड्स में मिलेगा वो है इसकी पावर। मतलब ऐसा नहीं कि चढ़ता नहीं है, चढ़ता है, लेकिन फर्स्ट गियर पे घें 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 होके आपको चढ़ाना पड़ता है। सो सेकंड गियर मतलब आप लगा नहीं पाते हो। इसकी ना थोड़ा सा गियरिंग रेशियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा है। फर्स्ट गियर जो है वो बहुत शॉर्ट है एंड सेकंड गियर जो है बहुत टॉल है। मतलब वैसा कुछ है, अभी मुझे टेक्निकली इतना पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे यही फील होता है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, फर्स्ट गियर आपको जल्दी चेंज करना, मतलब वो घें 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 होता रहता है। और जैसे आप सेकंड गियर डालते हो उसमें कुछ पावर ही नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से आपको, अगर आप स्टीप क्लाइंब करते हो तो आप पॉसिबल ही नहीं है मतलब उस पर सेकंड पे करने के लिए। बहुत टाइम पे मैं कुछ वीडियोस आप देख लो, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फर्स्ट गियर यूज़ करना पड़ता था। तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा अगर आप बहुत सारा हिल राइड करोगे एंड लोअर
एयर प्रेशर के साथ, अगर मतलब मान लो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो फिर ना ये बाइक बहुत आपको लगेगा कि बहुत अंडर पावर है, थोड़ा सा आप चिढ़ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएगा, कर देगा यार। फाइनली मैंने भी कर दिया, अपर मुस्तांग कर लिया तो सब कुछ कर लेगा। लेकिन खास करके आप मान लो कि जैसे लद्दाख वद्दाख राइड पे जाते हो, बाइक करेगा फॉर श्योर, लेकिन फर्स्ट गियर पे करेगा। सो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है, वो है बात। क्लाइंब्स पूरा जो है एक्सप्रेस में फर्स्ट गियर में ही हो पा रहा है, देखो सेकंड लगा है अभी तो नहीं चल रहा है, फिर फर्स्ट गियर खड़ा है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यार इसकी जो सैडल, मतलब अगर आप इस पे बाइक पे खड़े होते हो, ठीक है, ऐसे पैर रख के आप खड़े होकर चलाते हो, तो इसमें ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अगर आप इसको हिमालयन के साथ कंपेयर करोगे तो हिमालयन के जो हैंडल बार पोस्चर और जो फुट पे की पोस्चर है, बहुत इजी कंफर्टेबल पोस्चर, आप पूरी दिन जो है आप मतलब ऐसे खड़ा होकर चला सकते हो। इसमें क्या होता है ना, हैंडल बार थोड़ा सा नीचे प्लेस्ड है, तो सीटिंग पोस्चर जो है अच्छा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली हिमालयन पे दिखाता हूँ। देखो हिमालयन पे क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ बैठते हो तो हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर रहता है, एंड यहाँ की डिस्टेंस भी थोड़ा सा अलग है इसका, कंपेयर करो अगर एक्सपल्स के साथ। इसका क्या हो रहा है, देखो फुट पेक्स बहुत हाइट है, तो आप खड़ा हो जाओगे तो आपको झुकना पड़ता है हैंडल बार को पकड़ने के लिए। तो इसकी सोल्यूशन एक हो सकता है कि आप इसमें एक टॉलर हैंडल बार लगा दो तो बेहतर हो जाएगा। तो वो एक डीमेरिट है। क्या होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप 10-15 मिनट से ज़्यादा सैडल करने के बाद ना आपको दर्द होने लगता है बॉडी में। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे जो मेरा सैडल बैग, आई मीन जो टेल बैग होता था, मैं उसके ऊपर बैठ जाता था। बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे कि मैं उसके ऊपर बैठ के चला रहा हूँ, वैसे ही हो रहा था। सो ये सारे के सारे हो गए आपका नेगेटिव। इंजन हीटिंग की बात मैं करूँगा। एक्चुअली 95 के ऊपर अगर आप चलाते हो ना, बहुत ज़्यादा हीट होता है, मतलब इंजन से आपको फील होगा। इनफैक्ट यहाँ पे इतना गर्म हो गया था कि मेरा बैग इतना गैप में होके भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा वो प्लास्टिक जो कवर होता है ना, वो मेल्ट होने लगा था। तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सो 95 के ऊपर चलाने से। इसकी और एक रीज़न ये हो सकता है बिकॉज 1000 किलोमीटर ही मैंने चलाया था, उसके बाद चलाया, इतना तेज़ चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसके लिए हो सकता है। मे बी 2-3 हज़ार चलाने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। नाउ माई बाइक हैज़ डन ऑलमोस्ट अबाउट लाइक आई थिंक 1700 किलोमीटर्स और सो, 17 या 1800, आई थिंक लिटिल मोर देन दैट। जो भी हो, चाबी अभी ऊपर है तो देख नहीं पाऊँगा। तो ये हो गया आपके सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब इससे आप मतलब आप सोच लो कि आपको ये बाइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप अभी भी मुझे पूछ रहे हो कि हिमालयन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, देखो अगर आपके पास बजट है, मेरे ख्याल से हिमालयन इज़ अ बेटर बाइक। एक चीज़ जो मुझे हिमालयन पे खाली भरोसा नहीं होगा वो है रिलायबिलिटी। इसकी रिलायबिलिटी बहुत सही है। इतना बार गिरा है, कुछ नहीं हुआ, इसको रगड़ा मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। आगे चल के देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये एश्योरेंस है। और इन दोनों की जो डिफरेंस है उसका वीडियो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो पे रहेगा, एग्जैक्ट डिफरेंस आप लोगों को बता दूंगा। सो अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव्स के बारे में। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसकी ये है भाई, ऑफ रोड में ये इतना कंफर्टेबल, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मतलब पत्थर वाला पूरा धड़ 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 जो अपना स्ट्रेसफुल रोड्स होता है, इसमें ये इतना कंफर्टेबल है। इसकी फ्रंट सस्पेंशन ना अमेजिंग है। मैंने कुछ शॉर्ट्स पे यहाँ पे गोप्रो लगाया था और देख रहा था कि सस्पेंशन जो प्ले होता रहता है जब पत्थर आता है ना, धक 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 करके, कुछ भी पास नहीं होता है ऊपर। सो इसकी सस्पेंशन अमेजिंग है। इसकी ओवरऑल कंफर्ट ऑन ऑफ रोड्स इज़ अमेजिंग। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया इसके ऊपर। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है पॉजिटिविटी। सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, एक भी कहीं जगह पे ये हिट नहीं हुआ, मतलब नीचे से कोई ऑब्स्टेकल जो है हिट नहीं किया इसको। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अमेजिंग है। हिमालयन के साथ मेरे साथ एक बार मतलब जब स्पीति गया था, इसके साथ ये हो रहा था कि बहुत जगह पे जो है मतलब हिट कर रहा था, खास करके ये स्टैंड एक्चुअली हिट करता है। सो वो एक होता था। इसमें स्टैंड नहीं है, बहुत सही है एक्चुअली। सेंटर स्टैंड लगाने के बाद मे भी पॉसिबल कि हिट करेगा, वो भी मैं कोशिश करूँगा। सेंटर स्टैंड एक लगाएंगे, लगा के देखेंगे, लेकिन अदरवाइज बहुत टॉल प्लेस्ड है, बिल्कुल भी कहीं हिट नहीं होता है। एंड देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो बोलूँगा, ये इसकी बैस प्लेट। यार बहुत गजब की बैस प्लेट है इसकी। मतलब मैं देख रहा था कि बहुत सारा पत्थर ना ये यहाँ से आके ठक 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 करके हिट कर रहा था बहुत जगह पे। और ये मेटल वाला बैस प्लेट है। मेरे ख्याल से FI में मेटल वाला आता है, और जो रेगुलर आपका जो कार्बोरेटर वर्जन है उसमें शायद प्लास्टिक वाला आता है। सो ये मेटल वाला बहुत सही है। इसमें ठक ठक करके लग रहा था, कहीं भी कुछ लीक नहीं हुआ। नहीं तो ये बैस प्लेट अगर नहीं होता ना यार, ये इससे पंक्चर हो जाता। एंड आप सोच लो, हम लोग वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट ट्रेन पे चलाए हैं, पत्थर, पानी, कीचड़, सब कुछ चला है। सब में ये मतलब अभी जो भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ उसके बाद दे रहा हूँ, तो ये सब के सब साबित हो चुका है इस बाइक पे। सो इसके हिसाब से आप जज कर सकते हो इस बाइक को। तो कहीं भी कुछ भी हिट नहीं हुआ। सो दैट इज़ थर्ड एडवांटेज, बैस प्लेट।
इसकी फोर्थ अगर एडवांटेज आप पूछोगे तो सबसे इंप्रेसिव है इसकी फुल टैंक रेंज और माइलेज। सो जैसा मैंने बताया कि ऑफ रोड्स पे भी बुरा सा बुरा ऑफ रोड पे भी 38 की माइलेज मुझे आ गया एंड आप सोचो 38-40 की ऑलमोस्ट एवरेज आ गया एंड टैंक रेंज इसकी जो है आप सोचो इसमें 13.5 लीटर की मतलब पेट्रोल पकड़ता है। टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली जब हम लोगों ने रेलवे से इसको उतारने के बाद मैंने देखा करीब करीब 15 लीटर की पेट्रोल इसमें पकड़ा। 15 तो नहीं ऑलमोस्ट 14.5 की पेट्रोल पकड़ा। मतलब आप इसमें यूज़ कर सकते हो कम से कम 13 लीटर्स, तो वैसा है कैपेसिटी। अगर 13 लीटर आप यूज़ करते हो और आप अगर डिसेंट चलाते हो तो 40 की एवरेज दे देगा। मतलब आपको करीब 500 की क्लोज टू 500 आपको आ जाएगा टैंक रेंज। वो सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड ऑफ रोड पे भी मुझे यार इतना माइलेज दिया, 38 की माइलेज दिया। मतलब मुझे अभी तक भी मेरा ना पूरा ट्रिप खत्म हो गया, अभी भी मेरा इसमें 3 बार है। तो यहाँ से अभी बस लोअर मुस्तांग बस डाउन जाना है तो उसमें हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये पोखरा तक पहुँच जाएगा उसी उतना पेट्रोल में, क्योंकि इसका ना पूरा जीरो होने के बाद भी और 2-3 लीटर पेट्रोल इसके अंदर रहता है। तो अब टैंक रेंज में कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे बेस्ट है वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से आपको पता चल रहा होगा, बिकॉज हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे अभी भी है तो थोड़ा सा बात करने के टाइम पे एनर्जी लॉस होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज मैं बताऊंगा वो है इसकी रोबस्ट डिज़ाइन। ये जब गिरता है ना बाइक कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत बार गिरा है। इनफैक्ट अब देखो एक जगह पे कीचड़ यहाँ पे भी है, गिरने के बाद हुआ है। तो मिरर वर्र बस थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, फिर वो उसको वापस सीधा कर लो, हो गया। कुछ भी नहीं हुआ यार इतना बार गिरने के बाद। ये जो है ना क्रैश गार्ड इनफ है, मतलब बहुत सही है, सही काम करता है। उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी लाइट वेट बॉडी। सो वो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये लाइट वेट है। रोबोस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि गिरने के बाद भी उतना कुछ होता नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये लाइट वेट है। इसमें मैंने कोई भी एक्सेसरीज अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आगे चल के कुछ एक्सेसरीज आता है मैं इंस्टॉल करूँगा। लेकिन स्टॉक बाइक बहुत लाइट वेट है और लाइट वेट ऑफ रोड में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, लाइट वेट की एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि जैसे आप अपहिल क्लाइंब करते हो उस टाइम पे व्हील बहुत स्पिन होता है, बिकॉज इसको फर्स्ट गियर पे डालना पड़ता है। उस फर्स्ट गियर पे जो टॉर्क करता है उसमें वो व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें मैंने देखा कि जब मैंने पीछे वेट रखा, मतलब जो लगेज कैरी कर रहा था, तब वो बाइक थोड़ा सा बेटर बिहेव कर रहा था, मतलब थोड़ा सा ट्रैक्शन इसको ज़्यादा मिल रहा था। तो वो एक एडवांटेज मेरे लिए बन रहा था। देखो पॉइंट ये था कि हम लोगों को ये ट्रिप करना था और विथ लगेज भी करना था। या विदाउट लगेज अगर आप कोई बाइक पे ट्रिप करते हो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि असल लाइफ में आपको तो लगेज के साथ ही करना पड़ेगा, राइट। टायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छा है। C8 के स्टैंडर्ड टायर से सेम टायर है जो अपना हिमालयन सब में आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। पेबल्स में चलाने में कोई भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। बहुत इजी लगता था मुझे तो पेबल्स में, बहुत मैं भगाता था, मतलब 40-50 के स्पीड पे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वो भी है। एक और इसकी एडवांटेज, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि हीरो की है। तो इसमें अगर कोई चीज़ टूट भी जाता है ना, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल कि कुछ भी होगा इमीडिएटली जाएंगे, सस्ते से सस्ते कॉस्ट में रिप्लेस हो जाएगा। सो वो एक पीस ऑफ माइंड रहता है डेफिनेटली। तो वो है सबसे बड़ा एडवांटेज। अगर ब्रेक्स की हम लोग बात करें तो ब्रेक्स भी मुझे अच्छा लगा, सिवाय जो मैंने पॉइंट बताया कि यार हार्ड हो जाता है। बट अदरवाइज अगर आप ठीक से ब्रेक को इस्तेमाल करते हो सारे के सारे जगह पे बहुत अच्छा। इनफैक्ट जो स्टीप डाउन हिल्स होता था मैं उसमें फर्स्ट या सेकंड गियर यूज़ करता था एंड थोड़ा सा पीछे का ब्रेक, कभी कभी आगे का ब्रेक टैप करता था एंड बहुत अच्छी से कंट्रोल होता था बाइक। सो ब्रेक्स के मामले में रियली इंप्रेसिव, अच्छी मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी इज गुड। एंड ऑल्सो वो फर्स्ट और सेकंड गियर पे अगर आप लगा कर छोड़ भी देते हो ना, गाड़ी अच्छी तरह से होल्ड करते करते आता है नीचे। सो ऑफ रोड्स के लिए बहुत सही गाड़ी है ये। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन का आंसर कि क्या आप लोगों को ये बाइक खरीदना चाहिए? वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियरली मैं आपको बता दूं एक्चुअली कौन इस बाइक को खरीद सकता है। पहला आदमी तो मेरे जैसा आदमी जिसके पास पहले से 1-2 बाइक्स है एंड ये बाइक एक्सक्लूसिवली मैं यूज करने वाला हूं अपने संडे ट्रेल राइड्स के लिए, या फिर खाली ऑफ रोड के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट करके ट्रेन में, फिर बाकी खाली ऑफ रोड पे चलाता रहूंगा। आई मीन हाईवे को अवॉइड करूंगा। इन दैट केस दिस इज अ परफेक्ट बाइक। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर ये आपकी सेकेंड या थर्ड बाइक जैसे आप यूज कर रहे हो। सिटी में ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, ऑफ रोड्स में बहुत कंफर्टेबल है। हाईवे पे ओनली लिमिटेशन इज टॉप स्पीड, और ऑफ रोड अगर आप स्टीप क्लाइंब्स करते हो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पावर की लैग महसूस होगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए कि 90 पे आप खुश हो, मतलब 90 इज गुड स्पीड फॉर यू, देन आई थिंक यू लाइक दिस बाइक। आपको बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप छोटे बाइक से शिफ्ट हो रहे हो, जैसे कोई 150 सीसी से आप शिफ्ट हो रहे हो या फिर कोई 200 सीसी से भी शिफ्ट हो रहे हो, तब भी आपको ये बाइक मजा आएगा। इनफैक्ट अगर आप 250 से भी शिफ्ट हो गए एक्सपल्स को तो आपको मजा आएगा, बिकॉज सस्पेंशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत मजा आएगा इस बाइक पे, तो आपको अच्छा लगेगा। सो बेसिकली ये मेरा कंक्लूजन है। अगर आप हिमालयन लोगे या ये लेने में आपको कंफ्यूजन है, तो बेसिकली अगर आपके पास बजट है तो आप हिमालयन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमालयन जो है एक्सपल्स की डबल प्राइस पे आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्या डबल वैल्यू आपको मिलता है? जी नहीं। तो ऐसा बोल सकते हो कि
अगर मान लीजिए 100 से इस बाइक को मान लीजिए कि 100 से हिमालयन को 75% मिल रहा है, तो इसको 55-60% मिलेगा। उतना ही है, बस इतना सा ही डिफरेंस है हिमालयन में, जो कि हाईवे पे आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड दूसरी एडवांटेज ये है कि सीटिंग कंफर्ट और सैडल कंफर्ट थोड़ी सी बेटर है इससे। लेकिन ऑफ रोड पे अगर देखोगे तो दोनों की दोनों बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट एक्सपल्स और भी बेहतर परफॉर्म इसलिए करेगा बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट होने से बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप दिन भर बाइक चलाते हो, दिन भर ऑफ रोड करते हो, जब आप गिरते हो, उठाते हो, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट बहुत जगह पे मैंने देखा है कि ये बाइक जो है एक्चुअली कहीं से भी आप इसको निकाल दोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। इसके जो वीडियो में मैंने बनाया उसके बाद मैंने जब रिटर्न आया वो और भी टफ था, बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया था। जो अपना जाने के टाइम पे जो कीचड़ मिला था उसका 3 गुना ज्यादा कीचड़ हो गया था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पैर पूरा कीचड़ के अंदर जाता था, लेकिन एक्सपल्स जो वहां से बहुत इजीली निकल जाता था। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस पे मैंने देखा है कि यार एक्सपल्स जो है बहुत इजीली निकल जाता है। सो बेसिकली बाइक कहीं से भी आप निकाल सकते हो। सो ये मेरा कंक्लूजन है। आई एक्चुअली सपोर्ट दिस बाइक। बहुत ही अच्छी बाइक है, ट्रेल के लिए बहुत अच्छी बाइक है। सो अगर आप लोगों को अभी भी कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट पे लिखिए। हो सकता है मैं रिप्लाई करूँ या फिर कोई और रिप्लाई कर दे जिसको नॉलेज हो, जो ऑलरेडी एक्सपल्स की ओनर हो, वो कर लेगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंक कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी जो है ब्लू बाइकर है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे एडवेंचर राइड्स करता हूँ, बहुत सारे लंबे लंबे ट्रिप्स करता हूँ। सो आप लोगों को बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। एक बाइकर्स की पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको कंटेंट मिलेगा। मतलब अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे बस।